हाँ सर हो गई। परफेक्ट। ओके, तो अगर अब हम चालू करते हैं टाइप एंड सॉरी फॉर दैट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो लाइक वी विल डिस्कस लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ तीन तरीके से होते हैं आपके, वैलिडिटी और इन्फोर्सेबिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होना चाहिए और लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, फॉर्मेशन, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा या नहीं होगा, एंड थर्ड वन इज योर परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेबल है या नहीं। फर्स्ट अगर आप वैलिडिटी के ऊपर, अच्छा ये आप टेबल एक बार देख लीजिए सो दैट आपको चीजें समझ में आए। फर्स्ट वन इज योर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि हमने बताया कि वो लीगली वैलिड होना चाहिए। सेकंड इज योर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच मींस इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड वन इज योर वॉइडेबल, ये एक नई टर्म है लॉ के अंदर आती है, वॉइडेबल व्हिच मींस दिस कुड ईदर बी वैलिड और दिस कुड ईदर बी इनवैलिड। ठीक है, सो इट कुड गोज कैन गो ईदर वेज, या तो ये वैलिड हो भी सकता है और ये वैलिड नहीं भी हो सकता है। एंड द फोर्थ वन इज योर इलीगल एग्रीमेंट्स एंड द फिफ्थ वन इज योर अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। आप लोग मेरे को एक सेकंड देना, मैं एक सेकंड में आता हूँ। Sorry about that. Just a second. Okay, so now coming on कि इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है और इसमें अब हम इसको और डीप में पढ़ेंगे, दैट नो व्हाट आर दोस इलीगल एग्रीमेंट्स। एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जो आपके कभी भी लीगली एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकते ऑन ईदर ऑफ द पार्टी। So like first one will go on the basis of the validity. First one is your valid contract. आप एक बारी लाइन पढ़िए एंड उसके बाद मेरे को बताइए अगर आपने पढ़ लिया है तो। Done? Yes sir. Okay, so valid contract is an agreement which is binding and enforceable is a valid contract. It contains all the essential elements of a valid contract. अब essential elements आपको ऊपर जो मैंने 10 आपको essential elements बताए वो याद करने पड़ेंगे, मैं not bug up, बस एक बार माइंड में रिमाइंड करा दो कि what are those essential elements of valid contract। and सबसे बड़ी चीज, हर वो एग्रीमेंट जो कि बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, उसमें सारे बाइंडिंग मतलब, बाइंडिंग मतलब हाँ हिंदी में कहे तो प्रतिबद्ध है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी चीज को करने की अगर आपने कमिटमेंट दी है और आपको वो करना ही पड़ेगा तो वो बाइंडिंग होता है, आप उसको करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, एग्जाम्पल 17, A asks B if he wants to buy his bike for 10,000. B agrees to buy bike. It is agreement which is enforceable by law, hence it is a valid contract. अगर आप इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स अगर आप देखोगे, दो पार्टीज हैं आपकी, ठीक है, A एंड B। ऑब्जेक्ट भी जो है आपका वो ओके है, दैट इज बाइक। कंसिडरेशन आपकी ओके है। एक्सेप्टेंस, ए ने ऑफर भी दिया और बी ने एक्सेप्टेंस भी किया है, इसीलिए इसमें सारे के सारे जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आपके फुलफिल हो रहे हैं, इसीलिए आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर। परफेक्ट। अब चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट पर, दैट इज योर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन टू बी नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन 2J लास्ट क्लास में बताया था, हर सेक्शन में आपकी डेफिनेशंस होंगी, याद होती है बढ़िया, याद नहीं होती है तो उसके लिए मैं तरीका बता दूंगा जब आपको आंसर्स लिखने होंगे। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. दोबारा पढ़ते हैं। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. मतलब ceases का cease का मतलब पता है, रोक देना या रुक जाना या फिर उसको बंद कर देना। एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीज हो सकता है लॉ के अंदर, वो वॉइड कब बनेगा, जब वो सीज हो जाएगा। एक चीज वो हो सकती है,
वो होगी, जैसे ही वो होगी वैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। समझ में आया? लाइन को दोबारा पढ़ो सर। एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीज हो सकता है एज पर लॉ, वो वॉइड बन जाएगा जब वो सीज हो जाएगा। ऐसे समझो, आज बारिश होने की आशंका है, हम मानेंगे बारिश हो गई जब बारिश हो जाएगी। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट मैच अगर देखते हैं तो क्रिकेट मैच में कई बार फॉर एग्जांपल लेके चलो वेदर अपडेट, वेदर फोरकास्टिंग अगर आ रही है तो उसमें अगर आपको ये लग रहा है कि एक उसमें अनसर्टेनिटी है, मान लो कि वो मैच कैंसिल हो सकता है अगर बारिश आ गई तो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि अगर बारिश आ गई तो मैच कैंसिल हो जाएगा, एंड सेकंड, अगर बारिश आ गई तो मैच कैंसिल हो गया। जोड़ के चलो, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। अगर वो सीज हो सकता है by law, void कब बनेगा? जब वो सीज हो जाएगा। जब तक वो सीज नहीं होगा वो वैलिड रहेगा, जैसे ही वो सीज हो जाएगा वो void हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Perfect. Thus a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. Example, Mr. X agrees to write a book with the publisher. Such contract is valid, but after few days X dies in an accident. Here the contract becomes void due to impossibility of performance of the contract. Thus a valid contract, when cannot be performed because of some uncalled happening, becomes void. ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एनी डाउट इसमें? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कुछ समझ में नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। A contracts with B, owner of the factory. B is the owner of the factory for the supply of 10 tons of sugar. But before the supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. Here the contract becomes void. अब अगर आप लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप रिमाइंड करोगे अपने माइंड में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे void हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। समझ में आ रहा है? दो पार्टीज हैं, ओके है, लीगल ऑब्जेक्ट है, ओके है, कंसिडरेशन आएगी, ओके है, बट जैसे ही फैक्ट्री के अंदर आग लगी, आपका जो ऑब्जेक्ट था जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, बिकॉज वही अवेलेबल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा, फिर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। समझे? Yes, sir. Perfect. It may be added by the way of clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of identifying it, it has to be called a void contract. इग्नोर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। अब बात करते हैं voidable contract की। सेक्शन 2I आपका जो है डिफाइन करता है कि voidable contract कौन से होते हैं। एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. लाइन समझ में आई? Yes, sir. आसान भाषा में समझते हैं। Does in fact means where one of the parties to the agreement is in a position or is legally entitled or authorized to avoid, ये वर्ड याद रखो, avoid performing his part, then the agreement is treated and becomes voidable. ये वाली लाइन समझो। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पार्टीज हैं, एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। ए ने बी को ऑफर किया, he said okay I will perform, but यहां पे जो बी पार्टी है ये अगर परफॉर्म करे या ना करे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है ये सिर्फ बी के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर बी परफॉर्म करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाएगा, अगर बी परफॉर्म नहीं करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बी परफॉर्म नहीं करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी में आपका है कि अगर बी ने अपना परफॉर्मेंस नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा।
which means कि हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट void हो जाए, voidable बीच में आता है, वैलिड और void के बीच में voidable आता है, ठीक है? हाँ या ना कुछ? हाँ सर। यस सर, क्लियर है। ये ना, ओके। एग्जांपल समझते हैं। X promised to sell his scooter to Y for 1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. ठीक है? X is an aggrieved party and the contract is voidable at his option, but not at the option of Y. ठीक है? X ने प्रॉमिस किया कि वो Y को बेच देगा स्कूटर 1 लाख का, बट X की जो कंसेंट है वो गन पॉइंट पे ली गई है, तो X आपकी इसमें मजबूर पार्टी है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल जो है वो Y के ऑप्शन एट हिज ऑप्शन है और Y के ऑप्शन पे नहीं है। मतलब अगर X आपका पुलिस पे चला जाता है या फिर अगर कहीं कंप्लेंट कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। अगर आप इसके अंदर दोबारा से अगर आपने एसेंशियल एलिमेंट्स को अगर आप याद करेंगे तो इसके अंदर अगर आप एक तरीके से चीज देखो तो फ्री कंसेंट नहीं है, तो दिस कुड बिकम योर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अगर X ये प्रूव कर दे कि मेरे पास फ्री कंसेंट नहीं थी, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल पोजीशन में है। ओके, इसके बाद it means if X accepts the contract becomes a valid contract, then Y has no option of rescinding the contract. अगर X ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, बेशक एट अ गन पॉइंट एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद में Y के पास ऑप्शन नहीं होगा और इसमें जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ X के पार्ट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल है। X करेगा तो वैलिड, X ने अगर नहीं किया तो इनवैलिड, और इसीलिए बीच में है ये, इसीलिए आपका वॉइडेबल इसको बोला गया है। अब अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे, एट दिस जंक्चर इट वुड बी डिजायरेबल टू नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके डिफरेंसेस हैं। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? A contract ceases to be enforceable by law, becomes invalid, becomes void when it ceases to be enforceable, जो मैंने ऊपर समझाया था। Voidable क्या होता है? An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto. याद कर लेना, at the option of one or more parties. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। But not at the option of the others is a voidable contract. Enforceability, a void contract cannot be enforced at all क्योंकि invalid होता है। Voidable, it is enforceable only at the option of the aggrieved party and not at the option of the other party. X and Y का एग्जांपल याद करना, स्कूटर जो उन्होंने लिया था। Cause a contract becomes void due to change in law or change in circumstances beyond the contemplation of the parties. Contemplation अगर easy मतलब समझो तो beyond the control of the parties. A contract becomes a voidable contract if the consent of a party was not free. याद करो essential elements of the contract में free consent एक point था, नंबर 3। समझ में आ रहा है सबको? अगला पॉइंट, ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बिकॉज इनवैलिड अगर आप परफॉर्म कर भी दोगे तब इसका कोई मतलब नहीं है। एंड वॉइडेबल इफ द एग्री पार्टी डज नॉट विद इन द रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई भी पार्टी आपकी उसको परफॉर्म कर सकती है, कैन सू अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। राइट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू द पार्टी। वॉइडेबल में द पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी उसके पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ना करे, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। इफ सो रिसाइंडेड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट रिसाइंडेड देन इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइंडेड मतलब गिव अप कर देना, मना कर देना कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा। कोई डाउट है वॉइड और वॉइडेबल में? सर फ्री कंसेंट का एक एग्जांपल बता दो। सर फ्री कंसेंट का एग्जांपल आप अपने और मेरे बीच में सोच के चलिए, ठीक है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि आप ये मान के चलिए कि आप और मैं दोस्त हैं,
ठीक है, या फिर दोस्त नहीं कहेंगे, दोस्त में तो मेरे को पता हो जाएगा। मान लीजिए आप और मैं दो पार्टीज हैं, ठीक है, आप मेरे को कोई गुड्स, मैं आपसे कुछ गुड्स खरीदना चाहता हूँ और आप मेरे को गुड्स बेचना चाहते हैं। आई केम टू यू, और वो गुड्स ऐसा है कि वो इजीली नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं आपके पास आया, मैंने आपको गन पॉइंट में मैंने कहा कि ये मेरे को गुड्स चाहिए। फॉर एग्जांपल उस गुड की वैल्यू है 10 लाख रुपए, बट मैंने आपसे कहा कि मेरे को गुड 5 लाख में चाहिए, एंड मेरी जो गन है वो आपके हेड पे है। डर में आपने कहा कि ठीक है सर, मैं आपको ये वाला गुड 5 लाख रुपए में बेच दूंगा, ऑल्दो आप 5 लाख का लॉस लेने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है सर। तो ये जो कंसेंट आपने मेरे को दी है, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपके अंदर इसके अंदर हैं। दो पार्टीज ए और बी, मैं और आप दोनों पार्टीज हैं, ठीक है। हमारे पास लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, विच मींस कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को आपसे बुक्स खरीदे, और ऐसी बुक्स है जो कि रेडिली अवेलेबल नहीं है, बहुत ही प्रेशियस बुक्स है और एक वन ऑफ अ काइंड है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है। तीसरा कंसिडरेशन में अवेलेबल है, जो मैंने आपसे कहा, आपने मेरे को 10 लाख का बेचने के लिए कहा है, मैंने आपसे 5 लाख में मांगा है, तो कंसिडरेशन भी है। बट अगर आप चौथी चीज अगर आप देखोगे ना तो उसमें फ्री कंसेंट नहीं है। आई हैव अ गन पॉइंटेड एट योर हेड, और उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे को बेच। अगर आप उसमें मना करते हो तो यू विल डाई, अगर आप मुझे बेच देते हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट में गए, बट वो क्योंकि आपकी फ्री कंसेंट नहीं थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा, एंड यू वर द एग्रीव पार्टी लाइक हु वर ऑन द सॉफ्ट साइड, जो कि मजबूरी वाली साइड पे थे। आप अगर वो गुड्स मेरे को 5 लाख में बेच देते हो देन इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर आप बाद में मेरे को मना कर देते हो देन इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और जब तक आप कुछ भी नहीं करते हो तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वॉइडेबल। समझ में आया सर? यस सर। परफेक्टली क्लियर? परफेक्ट सर। अब अगर चले इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट which the law forbids to be made. The court will not enforce such a contract, but also the connected contracts. And all illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. ये लाइन याद कर लेना सर। सारे इलीगल एग्रीमेंट्स जो हैं वो आपके void होंगे, बट सारे void एग्रीमेंट्स आपके जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हों। ठीक है, डिस्पाइट दिस देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज दैट इन बोथ द केसेस दे आर void ab initio, which means starting from void from the starting, like invalid from the starting and cannot be enforced by law. अगर आपको पढ़ के समझ में आया है तो बताइए, और अगर नहीं आया तो हिंदी में समझाता हूँ कि ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहना क्या चाह रहा है। और जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया, दैट ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर void but all void agreements are not necessarily illegal. सर ये void ab initio होती है। सर void ab initio 3 टर्म्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फर्स्ट होती है आपकी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड होती है void, सॉरी 4 होती हैं, वैलिड, void, voidable एंड void ab initio। ठीक है, वैलिड आपको पता है कि जो वैलिड होगा एंड विच इज बीइंग एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आपके हैं। void मतलब कि वो नॉट वैलिड, दैट इज इनवैलिड है वो, अगर आसान भाषा में तो। voidable जो मैंने अभी पढ़ाया, बीच की सिचुएशन है, हो भी सकता है वैलिड, नहीं भी हो सकता है वैलिड। void ab initio होता है सर जो कि स्टार्टिंग से ही void है, मतलब स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब अगर आप किसी को मारने की अगर आप सुपारी लेते हैं, अगर आप किसी को मारने के लिए अगर आप पैसे लेते हैं, मर्डर करने के लिए अगर आप पैसे लेते हैं, और उस पैसे से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पहली बात तो अगर आप वही देखो, अगर आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट आई एम आस्किंग यू टू किल सम पर्सन, ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना आपके मेरे बीच में, ये void ab initio है। अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो मैं कहीं जाके क्लेम नहीं कर सकता, और कहीं पे आपके ऊपर मैं डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। और अगर आप कर देते हो और मैं आपको पैसा ना दूं तो आप कहीं भी कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते और कहीं भी कोई डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं void ab initio, कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टार्टिंग से ही इनवैलिड था और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अगेंस्ट एनीबॉडी, और आप कहीं पे भी जाके इसको क्लेम नहीं कर सकते, ना ही इसको जाके कहीं पर भी मैं क्लेम कर सकता हूँ। आसान भाषा में, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर void बट ऑल void एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। फॉर एग्जांपल यही लेके चलते हैं कि आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
ठीक है, और यही फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल स्पीकिंग ऐसा कोई करेगा नहीं। और जैसे मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, नहीं जस्ट टू किल समबडी, ये जो एग्रीमेंट है आपका मेरा, ये इलीगल है, ठीक है, तो ये वॉइड तो होगा ही होगा। बट अगर हम किसी और एग्रीमेंट में जाते हैं जो कि इलीगल नहीं है, ठीक है तो वॉइड बट इलीगल नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये समझिए कि हर इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहेगा, बट हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो ऐसा जरूरी नहीं है। देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस यहाँ पे आपका कोई भी एग्रीमेंट वो आपका वॉइड हो गया, मतलब कि वो परफॉर्म नहीं हो पाया बिकॉज उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट जो थे आपके, जैसे ऑफर दिया, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया, ठीक है, या फिर आपकी एक्सेप्टेंस आपकी लीगली वैलिड नहीं थी। अगर ये सारी चीजें होती तो वो वॉइड बन जाएगा, बट वो इलीगल नहीं रहेगा। आप ऐसे लेके समझिए, ठीक है। आप एग्जाम्पल में समझो, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar, it is an illegal agreement. आगे बढ़े। Yes, sir. Okay. Next point is, according to Section 2G of the Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is void. The Act has specified various factors due to which an agreement may be considered as void agreement. One of these factors is unlawfulness of the object and consideration of the contract, that is illegality of the contract, which makes it void. एग्जाम्पल याद करो, रैंसम वाला या फिर सुपारी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था, कंसिडरेशन है वो भी इलीगल है, ऑब्जेक्ट जो है वो भी इलीगल है, एंड जो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है वो भी इलीगल है। ये आपका कभी भी वैलिड होगा ही नहीं, हमेशा से आपका वॉइड रहेगा एंड इलीगल रहेगा। इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। पहले बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट की। वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। नेचर नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, ठीक है, ये हो सकता है कि आपका फॉरबिडन अंडर लॉ ना हो। फॉरबिडन का मतलब होता है सर कि लॉ में परमिटेड ना हो, ठीक है, फॉरबिडन मतलब नॉट परमिटेड। एंड इलीगल एग्रीमेंट्स आपके हमेशा फॉरबिडन अंडर लॉ होते हैं कि हमेशा ये आपके नॉट परमिटेड ही होंगे। पनिशमेंट, अगर आप किसी वर्ड एग्रीमेंट के अंदर आप एंटर अगर करते हैं, फिर अगर आपका कोई एग्रीमेंट अगर वॉइड हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिले, बट अगर इलीगल एग्रीमेंट के अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज वो आपका लॉ में इनवैलिड है। लॉ बोले तो आपका सीआरपीसी, आईपीसी, सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स फॉर द लॉज, इंडियन पीनल कोड जो आप सुनते हो, और सिविल प्रोसीजर कोड जो होता है। कोलेटरल एग्रीमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वॉइड agreements may also be void, it may be valid also. collateral समझते हैं सर? anybody collateral समझता है? खुशदीप कर रहा हूँ तो बड़ा collateral सॉरी सर कोलेटरल सिक्योरिटी पड़ा सर मेन तो। सर कोलेटरल को आप हिंदी भाषा में से लेके चलिए जो साथ साथ चल रहा है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट चल रहा है। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल एक एग्रीमेंट एंटर हुआ, ठीक है, उसके बेसिस पे दूसरा एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है, या उसके साथ साथ दूसरा एग्रीमेंट चल रहा है या तीसरा एग्रीमेंट चल रहा है। तो अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट या पहला वाला एग्रीमेंट अगर आपका वॉइड हुआ, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला एग्रीमेंट भी वॉइड हो। जो कोलेटरल जो उसके साथ जो पैरेलली जो चल रहा है ना उसके साथ एग्रीमेंट, वो जरूरी है कि वो भी वॉइड हो, वो हो सकता है कि वो वैलिड हो। इलीगल के अंदर हर दूसरा जो पैरेलल जो भी चल रहा होगा वो इलीगल माना जाएगा और वो वैलिड नहीं माना जाएगा, बिकॉज उसका ऑब्जेक्ट भी इलीगल है, उसकी कंसिडरेशन भी इलीगल है और वो काम भी इलीगल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो फॉरबिडन अंडर लॉ है, बिकॉज अगर हमारा लॉ ही परमिट नहीं कर रहा उसको, हमारा जनरल लॉ है, तो वो इसीलिए वो इनवैलिड माना जाएगा और आपका उसके साथ के जो सारे एग्रीमेंट्स हैं वो आपके इलीगल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इलीगल एग्रीमेंट में जो कोलेटरल में है, फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का लिया, ए ने बी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग लिया, उस पर कंसिडरेशन डिसाइड हो गया। अगर उस कंसिडरेशन से कोई और चीज परचेज होती है, फॉर एग्जांपल ए और बी एक एग्रीमेंट के अंदर गए हैं, ठीक है, मैं आपको ऐसे लिख के समझाता हूँ। ए ने बोला बी को कि सी को मार दो और 2 लाख रुपए ले लो, ठीक है, एंड इधर बी ने एक एग्रीमेंट कर लिया डी से कि 2 लाख रुपए का मेरे को ना एक घर दे देना, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक ये एग्रीमेंट चल रहा है आपके पास साथ में, और इसके कोलेटरल दूसरा एग्रीमेंट ये चल रहा है। अगर बी मारेगा सी को तो इसको 2 लाख रुपए मिलेंगे और इस 2 लाख रुपए से ये जाके डी से घर खरीद लेगा। तो यहां से जो 2 लाख रुपए मिलेंगे
और ये जो एग्रीमेंट है सारे के सारे इनवैलिड है और सारे के सारे आपके वॉइड है। तो कोई भी एग्रीमेंट जो है आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। आई टेक साइलेंस एज अ यस। Unenforceable contract, where a contract is good in substance but because of some technical defect, that is absence in writing, barred by limitation, etc., one or both the parties cannot sue upon it. It is described as an unenforceable contract. मतलब आपके कुछ भी अगर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पूरे नहीं हुए हैं, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। मैंने दूसरी क्लास में बताया था कि हर कॉन्ट्रैक्ट आपका जब तक राइटिंग में नहीं होगा तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही नहीं है या फिर उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन लगी हुई है तो वो आपका अनएनफोर्सेबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे A bought goods from B in 2015 but no payment was made till 2019. B cannot sue A for the payment in 2019 as it has crossed 3 years and barred by limitation act. आप किसी भी चीज के ऊपर एक लिमिटेशन एक्ट में एक लिमिटेशन होती है कि आप 3 साल तक अगर किसी पे केसेस करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by limitation act. आपने अकाउंट से पढ़ा होगा 3 साल के बाद आप प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं अपनी बुक्स के अंदर एंड और आप 100% प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। पढ़ के आए सर अकाउंट्स के अंदर? नहीं सर नहीं पढ़ के आए कल? प्रोविजन फॉर बैड डेट जो पढ़ते हैं वो 3 साल के बाद आप 100% प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, आपके जो गाइडेंस है जो है वो भी बोलते हैं। अकाउंट्स में शायद आपको बता देंगे इसमें, आप सिलेबस में होगा पर ये ओके सर। ठीक है। अगला चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये यहां से चल रहा है ये वाले टेबल से, तो आपने वैलिडिटी और इन्फोर्सबिलिटी के बेसिस जो भी है वो आपने पढ़ लिए कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी और इन्फोर्सबिलिटी के बेसिस पे कितने होंगे। पहला है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, चौथा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और पांचवा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। अब अगला चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जो कि आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड, क्वासी एंड ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? A contract would be an express contract if the terms are expressed by words or in writing. Section 9 of the Act provides that if a proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. नहीं समझ में आया होगा, दोबारा पढ़ते हैं। A contract would be an express contract if the terms are expressed by words or in writing. एक्सप्रेस की हमने कोई भी चीज, ठीक है, तो उसको आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मानोगे। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट आपको बोलता है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, तो उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। मैंने दूसरी क्लास में एक एग्जांपल दिया था, अगर मैं आप में से किसी एक के पास जाता हूँ बिकॉज कोविड टाइम से, और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे पैरासिटामोल चाहिए, आपने कहा कि हाँ मैं दे दूंगा एक्सेप्ट मुझे इन रिटर्न मुझे इतने रुपए चाहिए, तो मैंने आपको एक ऑफर किया, आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, मैंने ऑफर आपको वर्ड्स में किया था, आपने एक्सेप्टेंस वर्ड्स में दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पे पढ़िए, A tells B on telephone that he offers to sell his house for 2 lakhs and B in reply informed that he accepts the offer. This is an express contract. A ने एक्सप्रेस किया, B ने एक्सेप्ट किया, B ने बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। डाउट है किसी को किसी चीज के ऊपर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स में, या फर्दर मैं कुछ एक्सप्लेन करूं? वैसे कुछ है नहीं इसके अंदर खास, इट्स जस्ट दैट कि मैंने मुंह से बोला, आपने मुंह से एक्सेप्टेंस दिया, ऑन लाइक यू नो वी ट्रस्टेड ईच अदर ऑन लाइक ऑन वर्ड्स फ्रॉम द माउथ एंड इट इज डन, तो ये आपके एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं। अगले में चलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा इम्प्लाइड जो होता है दैट इज अ वर्ड फ्रॉम इंग्लिश जिसका मतलब होता है कि ये होना ही होना है, ठीक है। अगर आप इसमें लेके चलो कि इम्प्लाइड है, इस मतलब इट इज लाइक कि इसके अलावा ना दूसरी चीज आप सोच नहीं सकते हो,
या फिर इसके अलावा कोई दूसरी चीज इसमें हो नहीं सकती है। तो अगर आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन. Most often the implication is by action or conduct of the parties or course of dealings between them. Section 9 of the Act contemplates such implied contracts when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made, otherwise than in words, the promise is said to be implied. कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, दोबारा पढ़ते हैं. Implied contracts in contrast come into existence by implication. कि अगर एक पार्टी की दूसरी पार्टी, मतलब एक पार्टी ने कुछ ऑफर किया, दूसरी पार्टी ने अगर वो ऑफर एक्सेप्ट किया, और अगर मान लीजिए वो आपका उसने कहा कि ठीक है आप मुझे ये काम कराइए, वो कहता है कि ठीक है मैं कर देता हूँ, तो ये इम्प्लाई हो जाएगा और उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इम्प्लाइड माना जाएगा कि ठीक है अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आप कीजिए ही कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कुछ करने के लिए कहा, आपने कहा 100 रुपए लूंगा, मैंने आपको जैसे ही 100 रुपए दिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर इम्प्लाइड हो जाएगा. उसके बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, तो इसीलिए फिर इसको बोला जाएगा कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे, where a coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A, and A allows him to do so, it is an implied contract and A must pay for the services of the coolie detailed by him. For example, मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपने कुछ भी मना नहीं किया, आप क्लास में भी बैठे हुए हैं, आपने चीजें भी समझी, आप एक क्लास में बैठे, 2 में बैठे, 3 में बैठे, which means you are performing this contract and ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपके मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपके ऊपर इम्प्लाई हो जाएगा. आसान भाषा में समझिए. That means अगर मैंने आपका कोई काम किया और आपने अगर उसको मना नहीं किया, which means we both are now binded and वो कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर भी इम्प्लाई हो गया. थोड़ा और आसान भाषा में समझिए कि अगर आप किसी को ना नहीं बोलते हैं तो वो उसकी आपकी हाँ समझी जाएगी. जैसे अगर मैं यहाँ पे कई बार कहता हूँ that I will take your silence as a yes or I will take your silence as a no, which means that it is implied on you and ये आपका confirmation माना जाएगा that you are okay with this thing. Any doubt, anybody? Okay, I will take your silence as a no, कि किसी को कोई भी डाउट नहीं है. अगर आप इस चीज में देखोगे तो आपके, मैंने आपसे पूछा, आप चुप रहे, अब ये इम्प्लाई हो गया कि आपको समझ में आ गया है एंड मैं आगे बढ़ सकता हूं. सो दिस इज व्हाट द वर्ड इम्प्लाइड मीन्स. अगला एग्जांपल, A drinks a coffee in restaurant. There is an implied contract that he should pay for the price of the coffee. क्योंकि इसने पिया है तो इसको पे करना पड़ेगा. लाइक CCD अगर आप सोच के चलो. अगला बढ़ते हैं, tacit contracts. The word tacit means silent. Tacit contracts are those that are inferred through the conduct of parties without any words spoken or written. Classic example of tacit contract would be when the cash is withdrawn by a customer from a bank from the ATM machine. Another example of tacit contract is where a contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to all the fall of hammer in an auction sale. It is not a separate from the contract but falls within the scope of implied contracts. मतलब आपकी साइलेंस को आपकी हाँ माना जाता है, इसीलिए आप उसको टेसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप एटीएम से जाके पैसे निकाल के अगर आप लेके आते हैं और वो पैसे आपने अपने पास रख लिए, which means बैंक के और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ कि उसने आपको पैसे दिए, आपने पैसे रखे, तो ये आपकी साइलेंस थी. आपने उस पर कोई क्लेम नहीं किया कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए या फिर दिस मनी डज नॉट बिलोंग्स टू मी. तो ये माना जाएगा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं. किसी को कोई डाउट? सर. परफेक्ट. अगला पॉइंट है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट is not an actual contract but it resembles a contract. It is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. एग्जाम्पल के तौर पे समझिए,
मैं आपको अगर इसमें समझाऊं, कोलेटरल सुना है ना आपने? कोलेटरल जैसा भी आपने बताया था कि कोलेटरल प्रॉपर्टी आपने सुना। तो मैं अगर आपको एक चीज समझाता हूँ, विजय माल्या के केस, विजय माल्या को आप सब जानते हैं। लास्ट क्लास में आप मेहुल चौकसी को नहीं जानते थे, विजय माल्या को जानते थे। थोड़ा आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल समझो। विजय माल्या व्हेन लेफ्ट इंडिया, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इंडिया में भी थी, बट बिकॉज वो फ्रॉड करके भागा ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ जिसमें कि कोर्ट ने बोला कि अटैच हिज प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड अब विजय माल्या वो प्रॉपर्टीज किसी को ना सेल आउट कर सकता है, ना उसमें डील कर सकता है, ना उसमें वो ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो लॉ ने यहाँ पे एक लीगल राइट और एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया कि अब ये तू नहीं कर सकता, और वो क्रिएट किसके बीच में हुआ, विजय माल्या और लॉ कोर्ट के बीच में, ठीक है, जो लीगल हमारी एंटिटी थी उसके बीच में। तो ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट बिकॉज ये लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस में आया, इसीलिए इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. ठीक है, डाउट है किसी को कुछ? सर ये एक और बार समझा दो। ठीक है सर, देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और आसान भाषा में समझो, एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। आई नॉट गो इन ऑन दैट डिटेल की क्या हुआ है क्या नहीं, बट एक ऐसा समझो कि दो पार्टीज है, एक हस्बैंड पार्टी, एक वाइफ पार्टी है, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट दोनों के बीच में मान लीजिए झगड़ा चल रहा है, एक और एक सॉर्ट ऑफ कि ऐसा चल रहा है कि वाइफ इज आस्किंग फॉर एलिमनी और वाइफ इज आस्किंग फॉर द डैमेजेस जो व्हिचएवर द हस्बैंड हैज क्रिएटेड। ठीक है, तो अब इसमें, और इसमें अब कोर्ट जो है ना, कोर्ट ऑफ लॉ, वो आपका एक इम्पोजिशन लगाता है हस्बैंड के ऊपर कि आप वाइफ को एक्स अमाउंट ऑफ मनी एलुमनी पे करेंगे आप, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखोगे आप तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है सर, बट लॉ ने एक चीज एनफोर्स किया हस्बैंड के ऊपर कि वाइफ को पैसे देंगे, एंड वाइफ के ऊपर कि आप अपने जो भी मेंटेनेंस है वो हस्बैंड से लेंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। आसान भाषा में समझिए कि जहां पे दो पार्टीज थी पर दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट तो नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बट लॉ ने करवाया। लॉ ऐसी चीज एक लेके आया, जो हमारा जो हमारा लॉ है, नॉर्मल जो हमारा लॉ है, उसने एक ऐसी चीज की जिसकी वजह से दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुई, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा गया, बिकॉज वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, बट वो एक आप ये कह दीजिए उसको कि वो गायब कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, बट एक वो कॉन्ट्रैक्ट में वो बंध गए। समझे सर? अब एग्जांपल के तौर पर, आप एग्जांपल के तौर पे समझे तो ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर ऑफ लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom money is paid under mistake to repaid back cannot be said to arise out of a contract, even it is remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent. These are said to be quasi contracts. इस एग्जांपल को अगर मैं समझाऊं आपको, अगर आपको कोई चीज मिली, फॉर एग्जांपल अगर आपको iPhone 12 मिल गया, ठीक है, किसी का खोया था और आपको मिल गया, तो पॉइंट इज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो जिसका आप उसको या तो उसको ढूंढो जिसका वो है, या फिर अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आप उसको जाके कहीं पे सबमिट कर दो दैट इन लॉस्ट फॉर समथिंग कि आपको ये चीज मिली है। तो अब हुआ क्या, ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज अगर आप नहीं दोगे देन इट इज इनवैलिड और इलीगल इन लॉ है कि आपने किसी की चीज को उठा के अपना बना लिया, बिकॉज यू आर नॉट द राइटफुल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर गए, जहां पे कि आपको उसको सेकंड पार्टी को जिसका मोबाइल है वो आपको रिटर्न करना पड़ता। तो आप एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए, बट आप एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आए, कि एक आप हिडन कॉन्ट्रैक्ट और गायब कॉन्ट्रैक्ट में अंदर आए, क्योंकि आप उसके अंदर एक्चुअल तो एंटर नहीं किया था आपने, बट आप उसके लिए फिर भी लाइबल हो गए परफॉर्म करने। ठीक है सर? यस सर। परफेक्ट। अगले पॉइंट पे अगर चले, ई कॉन्ट्रैक्ट्स, नथिंग
अगर ईमेल के थ्रू या कोई भी ई कॉमर्स मॉडल के थ्रू या फिर अगर आप कोई भी ई पोर्टल के थ्रू, इंटरनेट पोर्टल के थ्रू अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करते हो तो आपके ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। That's it. ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वन एंड द लास्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहला, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट could be an actor of forbearance. When the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. मतलब जिसके लिए हम लोग एंटर हुए थे वो चीज हो गई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है सर, एग्जाम्पल पढ़िए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। एनी डाउट? नो सर। परफेक्ट सर। अगला पॉइंट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। In an executory contract, the consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory contract. मतलब अगर ये फ्यूचर में होंगे, फॉर एग्जाम्पल कैसे बोले कि अगर ये चीज हो जाएगी तो मुझे ये चीज दे देना, ये चीज अगर नहीं होगी तो ये चीज ये नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, where G agrees to take the tuition of H, pre-engineering student, from the next month, and H in consideration promised to pay G 1,000 rupees per month. The contract is executory because it is yet to be carried out. समझे सर? मैंने बोला ये चीज अगर होगी तो पैसे दे देना, अगर ये चीज नहीं होगी तो पैसे नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप और हमारी बात करते हैं, जब हम लोग पहली क्लास में आए थे तो आप लोगों ने ट्रायल क्लास लिया था, करेक्ट है सर? कनक, खुशदीप, आशु, आप लोगों ने ट्रायल क्लास लिया था। यस सर। है ना? तो अब उसके अंदर हमारे और आपके बीच में एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप पेमेंट करेंगे, अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप पेमेंट नहीं करेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट था। और अब जैसे अगर मान लो आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डिफरेंस समझ में आया? यस सर। परफेक्ट। अब बात करते हैं इसके अंदर सेकंड में यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी बैड, नीचे चला। हाँ, अब बात करते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है सर जो एक साइड वन पार्टी सिर्फ परफॉर्म करना होता है उसको। बायलेटरल होता है जहां दोनों पार्टी परफॉर्म करती है। एज सिंपल एज दैट। एग्जांपल्स आप पढ़ लो, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए अगर पढ़ लिया हो तो। यूनिलेटरल में इसके अलावा एक और एग्जांपल क्या होगा? अच्छा, अगर मैं आपको इसी को और अच्छे से समझाता हूँ एग्जांपल। M advertises payment of award of 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. As soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. This type of executory contract is called unilateral contract. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो है जो आपको मोबाइल अगर पाया था ना, अगर उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे अगर आप यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मोबाइल आपको पाया था आपने तो आपकी एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बन गई कि वो आपको ओनर को देना है। ठीक है, इस तरीके थोड़ा समझ लो।
कि क्योंकि उसके अंदर एक ही पार्टी है, सिर्फ आपके पास ही पार्टी है और आपको ही परफॉर्म करना है और आपको ही ओनर को देना है। ओनर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप जाके लॉस्ट एंड फाउंड में सबमिट कर दो, बट यू आर द ओनली वन दैट हैज टू परफॉर्म दैट योर ऑब्लिगेशन। तो ये वन साइडेड हो गया, बायलैटरल में दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रपोजल और ऑफर, सेक्शन 2A of the Indian Contract Act. According to section 2A of the Indian Contract Act, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, abstain मतलब होता है रोकना, in a view to obtaining the assent of that other to such act or absent times, he is said to make a proposal. कुछ समझ में आया? नहीं आया? कुछ भी नहीं आया होगा। समझ में आया? नो। ठीक है। ऑफर प्रपोजल की डेफिनेशन सर ये है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है कि मैं ये चीज करने को तैयार हूं, या कहता है कि ये चीज तुम नहीं करोगे और मेरा व्यू पॉइंट है कि मैं चाहता हूं कि तुम नहीं करो, ठीक है, और तुम मुझे कहो कि तुम नहीं करोगे, उसको हम लोग प्रपोजल कहते हैं। दोबारा समझो, when one person signifies to another his willingness to do, मतलब ए ने बी को ऑफर किया। मैंने मान लीजिए आपसे आशु, आप मेडिकल स्टोर के ओनर है, मैंने आपसे कहा कि मेरे को पैरासीटामोल चाहिए, ठीक है, आई वांट यू टू गिव मी द पैरासीटामोल, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, वन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, एंड मैंने आपको कहा कि मैं पैसे दूंगा, ठीक। अब एक चीज सोचो कि मैंने आपको कहा कि आशु मुझे पैरासीटामोल चाहिए, आशु ने कहा कि ठीक है मैं सर आपको पैरासीटामोल देता हूँ, तो यहाँ पे आशु ने अपनी विलिंगनेस दिखाई है कि वो करेगा, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट द अदर, और उसके बाद आप मेरे को कहते हो कि सर मैं दे दूंगा पर आप कहीं और से मत लेना, और आप ये भी चाह रहे हो कि मैं आपको बोलूं, आप मेरी कंफर्मेशन चाह रहे हो कि ठीक है आप दे दो ना मुझे और मैं कहीं और से नहीं लूंगा, ठीक है सर। यस सर। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो आपके मेरे बीच में प्रपोजल हुआ है। आसान भाषा में समझो, मैं आपके पास गया, मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं, आप दवाई लेने गए, मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, बाद में दे दूंगा, उसने कहा कि पैसे जमा कर जाओ बाद में ले जाना, आपने कहा ठीक है। आप एक पार्टी, वो दूसरी पार्टी, उसने कहा कि वो दे देगा बट अभी नहीं है, और आपसे उसने पैसे अगर रखवा लिए, व्हिच मींस उसने आपको उसने रोक दिया फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एनी अदर थिंग, मतलब उसने आपको रोक दिया फ्रॉम परचेजिंग दैट मेडिसिन फ्रॉम एनी अदर स्टोर, ठीक है, और उसने आपका असेंट भी ले लिया कि आप उस चीज को कहीं और से परचेज नहीं करोगे, तो यहाँ पे आपका प्रपोजल आ गया, समझे सर? यस सर। परफेक्ट है सर। अब अगर अगली बात करते हैं, एसेंशियल्स ऑफ ए प्रपोजल और ऑफर आर, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और ऑफरर। आपके मेरे बीच में आप प्रॉमिसर थे, ठीक है, और जिसको आपने किया है और जो एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज एक्सेप्टर और ऑफरी। आपने कहा कि मैं दे दूंगा, मैंने कहा ठीक है आप दे देना, तो आप बने प्रॉमिसर और ऑफरर, मैं बना एक्सेप्टर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। आपने कहा था मैं दे दूंगा, आपने अपनी विलिंगनेस दिखाई थी, दैट इज द सेकंड पॉइंट। Third point, the willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. आपने मुझे कहा था मैं दे दूंगा, मैंने कहा ठीक है दे देना, आपने ऑफर किया, मैंने अपनी असेंट दी, ठीक है, हम दोनों के बीच में एक वैलिड ऑफर हो गया, ओके सर। अगला पॉइंट, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, thus doing is positive and act and not doing is your negative act. एब्सेंटेंस, आपने मुझे कहा ठीक है सर मैं पैरासीटामोल देता हूँ, दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। आपने कहा कि सर किसी और से मत लेना क्योंकि आपने मेरे से पैसे रखवा लिए, दैट इज योर नेगेटिव थिंग। तो इट्स नॉट नेगेटिव लाइक इन जनरल, बट इट इज समथिंग लाइक पॉजिटिव का होना, और नेगेटिव मतलब वो ना करना वो नेगेटिव हो गया और करना वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑफर? हाउ मेड, टू whom made, express offer, implied offer, general offer and specific offer.
कोई डाउट है अभी तक किसी को भी? बहुत सिंपल सी चीजें थी, होना नहीं चाहिए आइडियली, बट फिर भी है तो बता दो। ओके, आई विल टेक साइलेंस एज नो। अब अगली चीज, क्लासिफिकेशन आपके ऑफर कितने तरीके के होते हैं? जनरल ऑफर है, दूसरा स्पेशल ऑफर है, तीसरा काउंटर ऑफर है, चौथा क्रॉस ऑफर है और पांचवा स्टैंडिंग ऑफर है। अब एक एक करके समझते हैं, और आज हम लोग सिर्फ ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर तक ही करेंगे, उसके बाद वी विल स्टॉप द क्लास, ठीक है, क्योंकि फिर वो ज्यादा हो जाएगा। Now let us examine each one of them. जनरल ऑफर की डेफिनेशन आप पढ़ें। It is an offer to made to public at large and hence anyone can accept and do the desired act. आसान भाषा में समझो, अगर आप घर बेचने जाते हो तो अपने मार्केट में खबर दी कि आई एम प्लानिंग टू सेल माय होम, तो आपने एक जनरल ऑफर डिस्ट्रीब्यूट किया टू द पब्लिक एट लार्ज, जिसको खरीदना है आ जाओ, दैट इज योर जनरल ऑफर। आगे बढ़ो। In terms of Section 8 of the Act, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer until the general offer is retracted or withdrawn. It can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. घर की प्रॉपर्टी परचेज से रिलेट करके देखो इसको। आपको घर बेचना था, आपने ऑफर फ्लोट किया मार्केट के अंदर, वो ऑफर जब तक दो पार्टी एक्सेप्ट ना कर लें और वो ऑफर जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बन के एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक वो जनरल ऑफर रहेगा, क्योंकि वो ऑफर अभी भी कंटिन्यूइंग है, ठीक है। केस लॉ है आपका कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। केस लॉ के अंदर हुआ क्या था? इन दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एडवर्टाइज किया था इन सेवरल न्यूज़पेपर दैट अ रिवॉर्ड ऑफ 100 पाउंड्स वुड बी गिवन टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आपकी बीमारी होती है जैसे सर्दी जुकाम, after using the smoke balls produced by the Carbolic Ball Company according to the printed directions. One lady, Mrs. Carlyle, used the smoke balls as per the directions of the company and even then suffered from influenza. Held she could recover the amount by using the smoke balls as she had accepted the offer. आसान भाषा में समझो, दवाई मेकिंग कंपनी है, उसकी दवाई पे लिखा हुआ था साइड इफेक्ट्स अगर आएंगे तो पैसे दूंगा। आपने दवाई खरीदी, आपने दवाई ली, जो उसने मिसेस कार्लिल है उसने दवाई ली, उसको साइड इफेक्ट आया, उसने जाके उस पर क्लेम किया और उसने 100 पाउंड्स ले लिया। अब इसके अंदर क्या था कि कार्लिल और स्मोक बॉल कंपनी के अंदर कोई जनरल एग्रीमेंट हुआ नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था और कोई स्पेसिफिक ऑफर नहीं था, बट क्योंकि उसने जनरल ऑफर फ्लोट किया हुआ था, उसने वो चीजें ली थी, दोनों के बीच में ऑटोमेटिक एग्रीमेंट एक बनता है, दोनों के बीच में ऑटोमेटिक एक ऑफर होता है और वो मिसेस कार्लिल जो है शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम दैट अमाउंट 100 पाउंड्स। एनी डाउट इस जनरल ऑफर के ऊपर? आई विल टेक साइलेंस एज अ नो। सेकंड चलते हैं, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एसर्टेन पर्सन, किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे को अगर आप देते हो तो इसको आप बोलते हो स्पेसिफिक और एसर्टेन्ड ऑफर, कि आपने सिर्फ इसी को दिया है और इसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी के ऊपर नहीं। इट इज नोन एज अ स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, सिर्फ वही बंदा एक्सेप्ट करेगा जिसको कि आपने ऑफर किया है, बाकी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस ऑफर्स। एक पार्टी दूसरे को ऑफर कर रही है। बॉल्टन वर्सेस जॉन क्या है? केस लॉ करना चाहिए। ये होते हैं दो पार्टीज, जैसे आप एएस एडुकेट और कनक जोशी, दो पार्टीज हो गए, एक पार्टी है एएस एडुकेट, सेकंड पार्टी इज कनक जोशी। सिमिलरली सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी इज बॉल्टन, सेकंड पार्टी इज जोन्स। स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर में आप ये लेके चलो कि हमारे और आपके बीच में, जैसे मान लीजिए एएस एडुकेट और कनक के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, देयर आर ओनली 2 स्पेसिफिक पार्टीज, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो हमारा जो ऑफर है वो हमारा स्पेशल स्पेसिफिक ऑफर है। मैंने आपको ऑफर किया और आप ही उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, या आपने मुझे ऑफर किया तो मैं ही उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगा, बाकी और कोई नहीं, क्योंकि ऑफर आपके मेरे बीच में चल रहा है, ठीक है। इनकी कोई कहानी नहीं है जैसे ऊपर थी? ये इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है, इसलिए इसकी इन्होंने कहानी नहीं दी है, छोटा सा केस लॉ है, आप ये वाला याद कर लेना।
कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल कंपनी, इनका आपको इंटेंट पता होना चाहिए और थोड़ी सी आपको इसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए जितना इसके अंदर लिखा हुआ है। बिकॉज कई बार ना आपको केस लॉ कोट करने के लिए आते हैं एग्जाम्स में, जो कि आपको कोट करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया जनरल ऑफर का, और उसमें अगर आप एक केस लॉ अगर कोट कर देते हैं, आपको पूरा नहीं लिखना, सिर्फ आपको नाम लिखना है, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो अगर आप वो कोट कर देते हो तो इस केस लॉ के लिखने की आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो दीज आर लाइक एड ऑन थिंग्स जो कि अगर आप एग्जाम में अगर लिख के आते हो तो आपको फायदा होता है इन सब चीजों से। क्योंकि जैसे आप स्पेशल ऑफर में भी अगर आप बोल्टन वर्सेस जोन्स लिख के आ जाओगे, जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप इसके अंदर लिख के आ जाओगे तब भी आपको आधा से एक नंबर आपको ये एक्स्ट्रा दिला देगा। दिस विल गिव यू एन एज। अगर आप सेक्शंस लिखते हो, अगर आप प्रोविजंस के नंबर लिखते हो, सेक्शन का नंबर लिखते हो, अगर केस लॉ कोट करते हो, तो ये आपको 1 से 2 नंबर फालतू दिलाते हैं आपको हमेशा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा उसके अंदर, बिकॉज आपने एक कोट कर दिया। एंड दिस ऑल्सो लाइक इंप्रेशन भी देता है एग्जामिनर के ऊपर कि जो बच्चा है वो प्रॉपरली पढ़ के आया है, तुक्के नहीं मार रहा है। तो ये भी आपको एक कटिंग एज एडवांटेज देता है। जब आपकी मार्किंग होती है या फिर जब आपकी कॉपीज वगैरह चेक होती है, तब आपको एक कटिंग एज एडवांटेज देता ही देता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्रॉस ऑफर में। When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offers are called cross offers. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as acceptance of the another's offers. Example के तौर पे A ने प्रपोजल दिया B को to sell his car for 2 lakhs and B without knowing the proposal makes an offer to purchase the same car at 2 लाख। सेम चीज के लिए दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दे दिया कि तुम मेरे को कार, ए कह रहा है बी को कि तू मेरी कार खरीद ले, 2 लाख रुपए दे दे, बी कह रहा है कि तू मेरे को कार बेच दे, 2 लाख रुपए ले ले। दिस इज लाइक अ क्रॉस ऑफर कि दोनों ने सेम चीज के लिए दूसरे को ऑफर कर दिया। इट इज नॉट एक्सेप्टेंस एज बी वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल मेड बाय ए एंड इट इज ओनली क्रॉस प्रपोजल, क्योंकि बी को नहीं पता था कि ए ऑफर करने वाला है, इसीलिए आप इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा या फिर आपका अग्रीमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, डाउट है इसके अंदर कुछ तो पूछो। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्रॉस ऑफर सर यस सर। ठीक है सर, ऐसे लेके चलते हैं आपके और मेरे बीच में। ठीक है, मैंने आपको ऑफर किया, जैसे मान लीजिए आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है, हम दोनों पार्टीज अननोन है, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपको ये पता है कि मेरी क्लासेस चलती हैं मार्केट में। अब होता है कि आप और मैं मिलते हैं, मैं आपको कहता हूँ खुशदीप मेरे से क्लास लो, 10,000 रुपये दे दूं। आपको नहीं पता था कि मैं आपको ऑफर प्रपोजल देने वाला हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको ईमेल कर दिया, कैसे भी कर दिया, और मैंने उसके अंदर लिखा है खुशदीप मेरी क्लास लो और मुझे 10,000 रुपये इन रिटर्न दे देना, ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ क्लास। और आप मुझे ईमेल कर देते हो, ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये कहते हुए कि सर मुझे क्लास दो, रिटर्न में 10,000 रुपये ले लेना। आपको नहीं पता था कि मैं ऑफर देने वाला हूं, मुझे नहीं पता था कि आप ऑफर देने वाले, समझे? यस सर ठीक है। तो वो ऑफर होगा कि नहीं होगा? ऑफर होगा, एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अगर इधर पार्टी एक्सेप्ट करती है तब एग्रीमेंट बनेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि अब जैसे इसमें ए और बी है इसके अंदर, ठीक है, ए ने बी को बोला कि मेरी कार खरीद दे 2 लाख रुपए में, और बी ने बोला कि मुझे कार बेच दे 2 लाख रुपए में। अब आप बी के ऊपर ये वाली चीज बाइंडिंग नहीं कर सकते और ए के ऊपर भी ये वाली चीज बाइंडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों को ये पता नहीं था कि दोनों एक दूसरे को ऑफर देने वाले हैं, बिकॉज दोनों के नॉलेज में नहीं था कि ऑफर आने वाला है एक दूसरे की साइड से। तो अगर ये बाद में एग्री कर जाते हैं चीज के ऊपर तब तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा, बट अगर ये एग्री नहीं करते तब ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा। और कनक, ऑफर कभी भी बाइंडिंग नहीं होते अनलेस एंड अदरवाइज एक्सेप्टेड, बिकॉज उसके बाद में वो एग्रीमेंट बनते हैं, और उसके बाद अगर आप एसेंशियल एलिमेंट्स उसके अंदर आप जोड़ दोगे तब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और उसके बाद फिर वो आपके वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइडेबल इनिशियो, ये सारी चीजें बनेगी, और इलीगल वगैरह जो भी चीज है वो फिर बनेगी। आप कनेक्ट करो डॉट्स। सबसे पहले आपका ऑफर गया है, तो अगर एक दूसरे ने एक दूसरे को ऑफर दिया है विदाउट द नॉलेज कि दूसरा वाला ऑफर देने वाला है, तो
बाइंडिंग तो आपके ऊपर वैसे भी नहीं है अनलेस एंड आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती, बिकॉज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज योर एग्रीमेंट। ठीक है, तो जैसे वो एग्रीमेंट बनेगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ठीक है, अब उसके बाद आपको फर्दर स्टेप्स लेने हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए, और उसको फिर एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसको फिर कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर। ठीक है, डाउट है कनक या इट Okay, इज sir. क्लियर? Okay, क्लियर, yes, sir. परफेक्ट। नाउ द सेकंड फोर्थ वन इज अ काउंटर ऑफर। आपने एक ऑफर दिया, दूसरे ने उसके ऊपर काउंटर ऑफर कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशंस करके, कुछ वेरिएशंस करके ओरिजिनल ऑफर के अंदर, उसको आप कहते हो काउंटर ऑफर। ठीक है, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, इट इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस। मैंने बोला ये कर देना, आपने कहा ये नहीं, थोड़ा सा हटके करूंगा, करवाना है तो करवा लो, नहीं कराना तो मत करवाओ। या मैंने बोला ये सब कर दो, आपने कहा अगर ये चीजें होंगी तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो मैंने एक ऑफर दिया, आपने उसके बाद एक काउंटर ऑफर दिया, या फिर आपने अपनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी कि अगर ये होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा या करूंगी। इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। एग्जांपल पढ़ो। A offers to sell his plot to B for 10 lakhs. B agrees to buy it for 8 lakhs. It amounts to counter offer. A ने बोला 10 में बेचता हूँ, B ने कहा 8 में खरीदूंगा। तो A ने ऑफर दिया था 10 का, B ने कहा कि B ने ऑफर दिया 8 का। ठीक है, अब ये बना काउंटर ऑफर। It will result in the termination of offer of A if later on B agrees to buy the plot for 10 lakhs. तो फिर B के ऑफर का टर्मिनेशन हो गया। इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। No, sir. ठीक है सर। उसके बाद चलते हैं स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। ये वो रहता है कि कोई भी वो ऑफर जो कि थोड़े टाइम तक ओपन रहता है, अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इज नोन एज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। आप इसको प्रॉपर्टी वाले एग्जांपल से भी जोड़ के देख सकते हो। ठीक है, या गवर्नमेंट में टेंडर्स निकलते हैं, आप उससे भी जोड़ के देख सकते हो। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मिलता है ना कि 2 महीने का टाइम है आपके पास में, और टेंडर्स फ्लोट करती है गवर्नमेंट, और अगर आप वो टेंडर में अगर आपका अमाउंट उनको एक्सेप्टेबल होता है देन दे एक्सेप्टेड, अगर वो नहीं होता है देन दे आर नॉट एक्सेप्टेड, एंड देन ऑफर टेंडर विल, क्या होता है? सॉरी, टेंडर क्या होता है? टेंडर ऐसे होता है कि अब जैसे मान लो आपके यहाँ रोड बनती है ना, गली में जो रोड बनती है, तो वो रोड बनाता है पीडब्ल्यूडी। ठीक है, दैट इज पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब वो पीडब्ल्यूडी क्या करता है, खुद पीडब्ल्यूडी खुद तो रोड बनाता नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स पकड़ता है, जिनको कि आप लोग आसान भाषा में बोलते हो ठेकेदार। उसके लिए क्या होता है कि ना ऑफर्स फ्लोट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक 100 फीट की रोड है, 100 फीट की रोड के लिए एक मार्केट में टेंडर निकाला जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि हम लोग एक ये निकाला जाएगा कि 100 फीट की रोड बनानी है। अब उसमें पूछा जाता है कि ये वाली रोड कौन कौन बनाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, उसके बाद वो उनसे कोट्स मंगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब उस रोड को बनाने में आप, खुशदीप, मैं और आशु चारों इंटरेस्टेड है। ठीक है, आपने कहा मैं 200 रुपए में बना दूं, छोटा अमाउंट लेके 2 लाख रुपए बना दूंगी। आपने कहा 2 लाख में, खुशदीप कहता है 2 लाख 10 में, आशु ने कहा 1,90,000 में, मैंने कहा 1.5 लाख में। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी ने टेंडर निकाला, हमने फिर उसमें कोटेशन दिया। अब उसमें जो बेस्ट ऑफर उसको पीडब्ल्यूडी को लगेगा, वो एक्सेप्टेंस लेके हम में से किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। तो इसको कहते हैं, जो पहला स्टेप जो फ्लोट हुआ था फ्रॉम पीडब्ल्यूडी, वो था टेंडर, कि मैंने एक टेंडर निकाला है, अब आप मुझे ये लोग सब बता दो। आप, ऑफर, सॉरी, टेंडर मतलब एक तरीके से ऑफर दिया जाता है। एक तरीके से ऑफर आप कह सकते हो उसको, एक तरीके से। ठीक है, ओके सर। ओके, तो यहां तक इतना। अब हम रिपीट कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है आज। कोई करना चाहेगा या फिर यू वांट मी टू रिपीट? एनीबडी? कुलदीप, आशु, कनक? अगर आपको स्लाइड्स देखनी, स्लाइड्स देख के मुझे बताते रहो, मैं नीचे करता जाऊंगा स्लाइड। क्या समझाना है मतलब? अगर आप चाहते हो तो मतलब आप ये देख लो कि आपको कितना समझ में आया है। अगर आप चाहते हो आप रिपीट करना कि जो भी आपने आज पढ़ा है, जो भी आपने समझा, अगर आप वो चाहते हो कि ठीक है हम रिपीट करते हैं सर, तो आप रिपीट कर लो।
सर आपने पहले पढ़ाया वैलिडिटी ऑफ और इनफोर्सिबिलिटी, जिसमें सबसे पहला था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो लॉ में इनफोर्सिबल होता है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। फिर था वॉइड, जो मतलब जो लॉ जो कि लॉ अलाउ नहीं करता करने के लिए, वो वॉइड होता है। ये मैं बता के चलता हूँ सबको, ठीक है। फिर तो हम लोग समराइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद फिर अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो मुझे बता देना। अच्छा, सबसे पहले जो हमने आज किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ तीन हमारे बेसिस होते हैं जिसके ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है, दैट इज योर वैलिड और इनफोर्सिबिलिटी। सेकंड है फॉर्मेशन की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होगा। थर्ड वन इज परफॉर्मेंस की कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा। पहले में अगर बात करते हैं तो वैलिडिटी के अंदर आता है आपके 5 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड जो हर एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, वॉइड जो जब तक एसेंशियल एलिमेंट्स पूरा कर रहे हैं तब तक वैलिड, उसके बाद वॉइड हो जाएंगे। थर्ड वॉइडेबल, जो कि आपके होते हैं वॉइड होने जो कि बीच में आते हैं, वैलिड और वॉइड के बीच में आते हैं, एंड दैट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी। अगर एक पार्टी नहीं करेगी तो वो वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब वॉइडेबल रहता है कि अगर एक पार्टी कर देगी तो वैलिड हो जाएगा, अगर वो नहीं करेगी तो वॉइडेबल हो जाएगा, या फिर अगर ये सिचुएशन हो गई तो वॉइड हो जाएगा, नहीं होगी तो वैलिड रह जाएगा। जैसे लाइक ये बीच में होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट वन वाज योर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होते हैं जो कि लॉ फॉरबिडेड बाय लॉ होते हैं, व्हिच मींस कि लॉ ही प्रोहिबिट करता है कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एंटर कभी भी नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं। लास्ट वन वाज योर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट या एब्सेंस इन राइटिंग या बार्ड बाय टाइम लिमिटेशन, वो आपके नहीं हो सकते, उसको हम लोग बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है बट क्योंकि वो राइटिंग में नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। बेसिकली जो एसेंशियल एलिमेंट्स है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, अगर वो नहीं फुलफिल हो रहे हैं तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि आप एक्सप्रेस करते हो, वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि माना जाता है कि वो इम्प्लाइड है ही है, इम्प्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं से आए, रेलवे स्टेशन पे कुली ने आपका बैग उठाया, आपने कुछ बोला नहीं, उसने उठा के आपकी गाड़ी में रख दिया, व्हिच मींस यू आर नाउ बाइंडेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे दैट कुली दैट अमाउंट ऑफ मनी जो कि आपके बीच में एग्री हुआ है। अगर आप उसको उसी टाइम टोक देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इम्प्लाइड नहीं होता। टेसिड कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का ही पार्ट होते हैं। ये आपके होते हैं आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। फॉर एग्जाम्पल कुली वाला एग्जाम्पल आप सेम यहाँ पे भी लेके चल सकते हो। दूसरा मैंने आपको एटीएम का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एटीएम से आपके पैसा अगर निकल रहा है, ठीक है, तो अगर आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला, विच मींस आपने एक्सेप्ट किया, अगर आपने जाके बैंक में क्लेम कर दिया तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, फिर उसके ऊपर वो जो भी इम्प्लीकेशन है वो चालू हो जाएंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आपके एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, ठीक है, बट वो एक रिजेम्बलेंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, विच मींस कि दोज आर क्रिएटेड अंडर एनी लीगल सर्कमस्टांसेस। मैंने एग्जांपल दिया था आपको विजय माल्या वाला, उसकी प्रॉपर्टीज अगर अटैच हो गई हैं तो वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर आपको किसी का मोबाइल मिलता है तो आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर या तो आप उस पर्सन को ढूंढ के दे दो या फिर उसको आप लॉस्ट एंड फाउंड में जमा करा दो। उसके अंदर ऑब्लिगेशन आपकी लॉ ही आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल देता है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। नाउ फोर्थ वन इज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, दैट इज नोन एज योर ई कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, एग्जीक्यूटरी, जो एग्जीक्यूट होने हैं। एग्जीक्यूटरी में दो चीजें होती हैं, यूनिलेटरल, बायलेटरल। यूनिलेटरल दैट इज पेंडिंग ऑन पार्ट ऑफ ओनली वन पार्टी, बायलेटरल व्हिच इज पेंडिंग ऑन पार्ट ऑफ द बोथ द पार्टीज, ठीक है। थर्ड, फिर उसके बाद हम लोग आए थे प्रपोजल और ऑफर के ऊपर कि ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। ऑफर मैंने आपको बताया था व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू, या फिर वो विलिंग है कोई भी चीज करने के लिए, या फिर वो रोक रहा है किसी भी चीज को करने से विद अ व्यू
कि सामने वाले पर्सन का वो असेंट ले ले कि हाँ वो चीज नहीं करोगे। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पैरासीटामोल का, जो मेरे और फॉर एग्जांपल आशु के बीच में पैरासीटामोल का एग्रीमेंट हुआ, या मैंने आशु कहा कि आप मुझे पैरासीटामोल की स्क्रिप्ट देना, आशु सेड अभी नहीं है बाद में देता हूँ। तो आशु ने दिखाई मुझे विलिंगनेस, बट उसने मुझे अगर करने से रोका, तो अगर उसने मान लो मुझे बिना पैसे लिए बोला कि हाँ आप नहीं करना या फिर मैं ही आपको दे दूंगा, और मैंने कहा कि हाँ ठीक है तुम मुझे दे देना, तो उसने मुझे करने से रोका और मेरा असेंट लिया एक ऑफर देने के बाद में, तो ये आपका बनेगा ऑफर या प्रपोजल। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ ए प्रपोजल और ऑफर। अब इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक प्रोमिसर और ऑफरर, और दूसरी पार्टी होती है प्रोमिसी और ऑफरी और एक्सेप्टर। ठीक है, प्रोमिसी, ऑफरी और एक्सेप्टर। जो दे रहा है ऑफर वो प्रोमिसर और ऑफरर बनेगा, जो ले रहा है ऑफर वो ऑफरी और एक्सेप्टर बनेगा। Second part, for a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something. अगर आप कोई ऑफर ले रहे हो तो आप उसमें विलिंगनेस दिखाओगे कि ये आप काम करोगे या फिर आप ये वाला काम नहीं करोगे। Third one was the willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. मेरे और आशु के बीच में पैरासीटामोल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब मैंने आशु को कहा कि हाँ तुम ये चीज दोगे, आशु ने कहा कि हाँ दूंगा, तो उसमें असेंट दे रहा आशु ने कि हाँ या तो देगा या नहीं देगा। फोर्थ वन वाज एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। करेंगे तो पॉजिटिव, नहीं करेंगे तो नेगेटिव। उसके बाद आया था काइंड्स ऑफ ऑफर, हाउ मेड, टू हुम मेड, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। जनरल, जो कि हम जनरल फ्लोट करते हैं, इसमें एक केस लॉ याद रखना, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी। स्मोकबॉल कंपनी ने बोला था कि अगर मेरे दवाई खाने से किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो आई विल पे 100 पाउंड्स। कार्लिल को हुआ, जनरल ऑफर था, उसने क्लेम किया, उसने उसका पैसा और उसने जो भी डैमेजेस थे उसने वो लिए। स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर किसी स्पेशल पर्सन को किया जाता है, ठीक है, हर किसी को नहीं, जनरल पब्लिक को नहीं। क्रॉस ऑफर, एक पार्टी ने दूसरे को ऑफर किया, दूसरी पार्टी ने अननोइंगली, उसने उसको ऑफर किया हुआ है, उसने फर्स्ट पार्टी को ऑफर कर दिया। इसमें ईदर ऑफ द पार्टी विल नॉट बी बाइंडिंग, ठीक है, विद द ऑफर, बिकॉज उनको नॉलेज में नहीं था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करने वाली। काउंटर ऑफर, मैंने एक ऑफर किया आप लोगों को, सामने से उसके अंदर अगर कुछ कंडीशंस चेंज करके या फिर अगर कोई भी चीज चेंज करके अगर वापस ऑफर कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज काउंटर ऑफर। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को बोला कि मेरे घर खरीदे 10 लाख में, बी ने कहा 8 में खरीदूंगा, तो ए ने ऑफर किया बी को 10 में, बट बी ने ऑफर कर दिया काउंटर ऑफर 8 में। तो अब इसमें क्या हुआ, अगर ए एक्सेप्ट कर लेता है 8 में तो ए का ऑफर खत्म, और अगर बी एक्सेप्ट करता है 10 में तो बी का ऑफर खत्म। अगला होता है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, कि जो कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर्स आपके थोड़े टाइम तक ओपन रहते हैं। एनी डाउट किसी को भी किसी भी चीज में अभी तक? आप सभी को बुक्स मिल चुकी हैं, नोट्स मिल गए? नहीं सर। सुमित सर से एक बार बात कर लेना उस चीज के लिए, ठीक है? मतलब क्या सर? आप नोट्स जो नोट्स स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल आपको मिल गए? नो सर। वो जो आईसीआई से आएंगे वो आईसीआई से तो मैम आईसीआई से भेजेगा, आईसीआई भेजेगा जो हमारे साइड से जो आएंगे। नो सर। फीस वगैरह दे दी आई थिंक? नहीं दे दी सर। ठीक है, यस सर, दे दी ना, ठीक है, तो वो आने वाले होंगे आपके पास, तो सुमित सर पीछे अरेंज कर रहे हैं सारी चीजें। कोई बात नहीं, मैं भी एक बार बात कर लूंगा उनसे। एंड अभी तक कोई डाउट है आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास? आज हमारी आई थिंक तीसरी क्लास थी ना, चौथी, आज हमारी 4th क्लास है। तो अभी तक कोई भी डाउट है आपको, किसी भी चीजों में लग रहा है कि सर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा जल्दी जा रहे हो, या फिर यहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, या फिर इसको थोड़ा सा दोबारा समझा दो। एक्चुअली आई एम जस्ट टेकिंग इट इन अ वे कि जो आप आज पढ़ के जा रहे हो, जब हम ट्यूसडे को आएंगे तो हम लोग 5 मिनट के लिए वो गो थ्रू करेंगे जो हमने आज पढ़ा था, एंड इन द लास्ट लाइक 5-10 मिनट्स में वो लेके चलता हूँ जो हमने पूरा 1.5 घंटे में किया, मैं उसको लेके चलता हूँ कि ठीक है आप एक बार वो प्रॉपरली समझो, एंड आप एग्जांपल बाय एग्जांपल चीजों को समझो, सो दैट कि आपकी माइंड में चीजें बैठ जाए। मैंने आपको पहली क्लास में और दूसरी क्लास में बताया था कि आपको लॉ मगअप नहीं करना है, आप कर भी नहीं पाओगे, एंड अगर आप मगअप करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये चीज वो क्या रही है और ये चीज क्या है क्या नहीं। तो आपको लिटरल मीनिंग समझाने के लिए लॉ का मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूँ।
with examples with the simplest language so that आपके माइंड में ये चीज रह जाए कि हाँ ये चीज हुई थी और इसका इंटरप्रिटेशन लॉ से क्या है. ठीक है सर. यस सर. ओके सर. ठीक है, तो मिलते हैं ट्यूसडे को और आप रिवाइज अगर कर लेना. अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को व्हाट्सएप पे आप ग्रुप पे डाल सकते हो. तो एज एंड व्हेन आई फाइंड टाइम मैं आपको बिफोर द क्लास आई विल रिवर्ट बैक टू यू गाइस. ओके. सर रिकॉर्डेड क्लासेस भेज देना. रिकॉर्डेड क्लासेस सर आपको सुमित सर से मैं बात कर लूंगा, सुमित सर भेज देंगे आपको. रिकॉर्डेड क्लासेस का वो जो भी पूरा कंट्रोल है सुमित सर रख रहे हैं. ठीक है. ओके. ठीक है, वो सुमित सर भेज देंगे आपको. बाय सर. बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार वालों का और मिलते हैं ट्यूसडे को.